Hello everyone, my name is Aman Kumar Verma and welcome back in English वाला that is Indian English वाला चैनल। यहाँ हम लोग इंग्लिश हिंदी के हेल्प से सीखते हैं, दैट मीन्स हिंदी के रेफरेंस से सीखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस का थोड़ा सा और भी एडवांस फॉर्म, सेंटेंस को और भी तोड़ने मरोड़ने वाले हैं हम लोग। मतलब हम लोग अभी ग्रामर पढ़ने से पहले ही जो हमारा बेसिक फाउंडेशन होना चाहिए उस पर काम कर रहे हैं। इस पे हम लोग अगर काम कर लेते हैं तो फिर बाकी चीजें काफी आसान हो जाती हैं, ठीक है। और इन चीजों से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास, दैट इज सेंटेंस का थोड़ा सा एडवांस क्लास। तो हम लोग यहाँ सेंटेंस को कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग समझने वाले हैं। रूल्स आपको दिमाग में नहीं रखने हैं, आपको दिमाग में क्या रखना है, एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल दिमाग में आप रख लो, रूल्स आराम से आपके दिमाग में आ जाता है। रूल से एग्जाम्पल में नहीं जाना है, एग्जाम्पल के थ्रू रूल्स को समझना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले रूल्स बताऊंगा फिर एग्जांपल बताऊंगा, आपको इसके जस्ट ऑपोजिट करना है, ठीक है। सो द फर्स्ट रूल इज अ सबऑर्डिनेट आइडिया इन अ सेंटेंस मस्ट बी इन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए कितना हेवी है, इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा आपको कि रूल्स आपको नहीं रटना, डेफिनेशन आपको नहीं रटना। इतने हेवी चीज को आप याद रखोगे तो फिर आप कैसे एग्जाम में कर पाओगे, कैसे चीजों को समझ पाओगे। इसलिए चीजों को सिंपल करके समझते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट आइडिया या सबऑर्डिनेट क्लॉज हम लोग पढ़े थे अभी ना, लास्ट क्लास में हमारे क्लॉज में हमने पढ़ा था क्लॉज दो टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट आइडिया क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज ही है ना। किसी भी ऑफिस में सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने सीनियर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए सबऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हुआ, जूनियर यानी छोटी बात, या फिर वो बात जो अपनी मीनिंग के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड करती है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबऑर्डिनेट आइडिया मतलब डिपेंडेंट आइडिया, डिपेंडेंट क्लॉज। तो हमारा जो बेस्ड कैरेक्टर है उसे ही लेते हैं हम। चंपू was very weak and couldn't stand even for a minute before the fight king। देखिए अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे एग्जाम में आपको ये सेंटेंस आ जाता है, 90% ऐसे लोग हैं जो इसे सही करके आएंगे, नो एरर मार करके आएंगे, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है, बताइए किस पार्ट में एरर है, ठीक है। लोग नो एरर मार करके आएंगे। तो अब देखिए चंपू बहुत कमजोर था और फाइट किंग के सामने 1 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हो सका, ठीक है। चंपू बहुत कमजोर था और फाइट किंग के सामने 1 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हो सका। अब देखिए यहाँ पर सबऑर्डिनेट आइडिया है, आपको समझना होगा। और फाइट किंग के सामने भी 1 मिनट के लिए खड़ा नहीं हो सका, ये डिपेंड कर रहा है इस बात पे कि वो कमजोर था इसीलिए खड़ा नहीं हो सका, ठीक है ना। तो ये तभी पूरा मीनिंग इसका समझ में आ पाएगा कि क्यों 1 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हो सका, क्योंकि वो कमजोर था। इस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट आइडिया है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो इस पे डिपेंड कर रहा है। चंपू वाज वेरी वीक, चंपू बहुत कमजोर था, इस पे डिपेंड कर रहा है। सो ये बनेगा कैसे, राइट क्या होना चाहिए, करेक्ट। चंपू वाज सो वीक दैट, दैट के बाद ही कंटिन्यू कर दीजिए, ही कुडंट, ठीक है। ही कुडंट स्टैंड इवन फॉर अ मिनट बिफोर द फाइट किंग। चंपू इतना कमजोर था, इसका मीनिंग क्या हुआ, इतना कमजोर कि चंपू इतना कमजोर था कि फाइट किंग के सामने 1 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हो सका, ये मीनिंग दे रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आसानी से ये पता चल रहा है कि हाँ कि फाइट किंग के सामने 1 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हो सका, क्यों, क्योंकि इतना कमजोर मतलब बहुत कमजोर था, ठीक है ना। तो इस पर डिपेंड कर रहा है, वो एग्जैक्टली पता चल रहा है, बट यहाँ पता नहीं चल रहा है। एंड यहाँ अलग सेंटेंस को ही डिफाइन कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ कनेक्टर का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, वो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक आध और एग्जाम्पल आप लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए चीजें। दिस इज द हाउस एंड वेयर ही लिव्स, ठीक है। देखिए दिस इज द हाउस, छोड़िए लिखता नहीं हूँ, आप
खुद लिख लीजिएगा, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्स, ये सेंटेंस, और दिस इज द हाउस एंड वेयर ही लिव्स, यही वो घर है और जहां वह रहता है। कितना अजीब सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है ना। एंड दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्स, यही वह घर है जहां वह रहता है। कितना अच्छा लग रहा है। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है, इंग्लिश देख करके लगता है कि ये तो बहुत सही लिखा हुआ है, और हम लोग उसमें नो एरर मार करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि ऑर्डर, सबऑर्डिनेट चीजें, रिलेटेड चीजें वो सही प्लेस पे रखी गई हैं या नहीं। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश एक अलग चीज है। ठीक है, स्पीकिंग में हम लोग ग्रामर के प्लेसमेंट में उतना ध्यान नहीं देते हैं, एंड यूज के रूल्स एंड यूजेज में भी उतना ध्यान नहीं देते हैं, बट कॉन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका बात अच्छे तरीके से कन्वे हो जाना चाहिए, वो होता है स्पीकिंग। बट एग्जाम में आपको सभी चीजों को बारीकी से देखना पड़ता है, वहाँ रूल्स पे ही काम होता है। हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, हो सके तो आप लिखिएगा। ही इज वेरी वीक इन इंग्लिश एंड येट डजंट पे अटेंशन ऑन इम्प्रूविंग इट। ठीक है, अब देखिए, ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, इतना अच्छा साउंड कर रहा है कि कोई भी इसमें नो एरर मार करके आगे बढ़ सकता है। ठीक है, वह इंग्लिश में बहुत कमजोर है, फिर भी उसे इम्प्रूव करने के लिए ध्यान नहीं देता है। वह इंग्लिश में बहुत कमजोर है, फिर भी उसे इम्प्रूव करने के लिए ध्यान नहीं देता है। कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है, येट का जो यूज होता है ना, उसके पहले एंड या फिर एंड दैट, इन चीजों का यूज नहीं होता है। ठीक है, सो क्या होना चाहिए, ही इज वेरी वीक इन इंग्लिश, वेरी वीक इन इंग्लिश येट, कॉमा येट doesn't pay attention on improving it। ठीक है, ये आपको समझना था। यहाँ पर येट के पहले कभी भी कनेक्टर का यूज नहीं होता है। ये एग्जाम में आपको बहुत बार फंसाया जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन येट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, अगर आप अच्छे से देखें एसएससी या बैंक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें, ये ग्रामर की पार्ट नहीं है, ये आप किसी चैप्टर में नहीं पढ़ोगे, है ना। ये चीजें बेसिक चीजें हैं जो आपको समझना होगा। तो चलिए अब हम लोग रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये कहना चाहता है कि सेंटेंस में कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप कुछ बात बोल रहे हो तो आपकी बात को आप खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दो, तो फिर बात समझ में कैसे आएगा। आप रात भी ये बोल रहे हो, दिन भी ये बोल रहे हो, दोनों एक साथ हो नहीं सकता है ना। तो ऐसी बात नहीं करनी है जहां कॉन्ट्राडिक्शन हो। लेकिन देखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको लगेगा ये तो बिल्कुल सही है, एरर तो है ही नहीं। ठीक है, तो इन चीजों पे भी आपको ध्यान देना है। जैसे द डिस्टेंस बिटवीन ईच पोल शुड बी सेम, द डिस्टेंस बिटवीन ईच पोल शुड बी सेम। प्रत्येक, देखिए इसका हिंदी लेते हैं हम लोग मीनिंग, प्रत्येक पोल के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। बिल्कुल तो सही लग रहा है, इतना अच्छा साउंड कर रहा है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस क्या है, गलत। कैसे, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अपने बात को, बोल रहा है कि प्रत्येक पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए बोल रहा है। लेकिन समझिए प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, यहाँ पर बताइए प्रत्येक है या दो है। जैसे पोल ऐसे लगाया जाता है ना, बताइए प्रत्येक पोल के बीच का डिस्टेंस का बात किया जा रहा है या हर दो पोल के बीच का डिस्टेंस का बात किया जा रहा है। हर दो पोल के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। उसी तरीके से आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रत्येक क्लास के बीच में 10 मिनट का गैप होता है, प्रत्येक क्लास के बीच में 10 मिनट का गैप होता है। कितना अच्छा साउंड कर रहा है, लेकिन गलत। एक क्लास 10 बजे अगर शुरू होता है, दूसरा 11 बजे मान लीजिए, तीसरा 12 बजे, ठीक है, तो हर दो क्लास के बीच में 10 मिनट का गैप होता है, ये हम लोग बोल सकते हैं। प्रत्येक क्लास नहीं, प्रत्येक का मतलब होता है एक क्लास, एक क्लास के बीच में कोई दूसरी क्लास आती ही नहीं है। प्रत्येक क्लास के बीच में एक ही क्लास होती है, बस जिस क्लास की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। प्रत्येक विद्यार्थी तेज है, इसका मतलब क्या है, हम लोग दो विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, नहीं ना। प्रत्येक विद्यार्थी तेज है का मतलब एक विद्यार्थी की बात किया जा रहा है, हर विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी जो है वो तेज है। तो इंग्लिश में आपको ऐसे ही फंसाया जाता है।
तो कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन को आपको समझना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन ईच पोल शुड बी सेम, ये गलत है, सही क्या होगा फिर, द डिस्टेंस बिटवीन ईच या एवरी टू पोल्स शुड बी सेम, द डिस्टेंस बिटवीन ईच और एवरी टू पोल्स शुड बी सेम। वैसे ही देयर इज अ गैप ऑफ 10 मिनट्स बिटवीन ईच क्लास, बिल्कुल गलत है, एक क्लास के बीच में दूसरी क्लास तो है ही नहीं, आप समझ गए। तो यहाँ क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताना कि सही क्या होगा, ठीक है। तो अब हम लोग तीसरी रूल के ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो रूल नंबर 3 की बात करते हैं अब। रूल नंबर 3 में क्या होता है, आप लिख लेना। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो सबऑर्डिनेट प्लेस पे ही होना चाहिए, पहला बात। यानी डिपेंडेंट चीजें जो है वो डिपेंडेंट वैसे प्लेस पे होनी चाहिए जहाँ डिपेंडेंट हो, जहाँ वो डिपेंडेंट की तरह मीनिंग दे रही हो। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए आपका बात। तीसरा अब हम पढ़ने वाले हैं, डबल मीनिंग नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। आपके सेंटेंस में आपको ध्यान देना चाहिए कि आप ऐसे वर्ड्स की यूजेस या ऐसे सेंटेंसेस या फ्रेजेस का यूज ना करें जो डबल मीनिंग दे, क्योंकि अगर डबल मीनिंग दे रहा है दैट मीन्स आप क्या कहना चाह रहे हो वो एम्बिगुअस हो गया, वो क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, नोटिस लगा हुआ है, मान लीजिए नोटिस इन द लाइब्रेरी। ये एग्जाम में आपको मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, नोटिस इन द लाइब्रेरी, ओनली लो टॉक्स परमिटेड। ऑब्वियसली इसे पढ़कर क्या आएगा दिमाग में कि लाइब्रेरी में एक नोटिस है जिसमें कहा गया है कि केवल धीरे धीरे बात करना ही परमिट किया गया है, ठीक है, केवल धीरे धीरे बात करना ही परमिटेड है। तो पढ़ के तो अच्छा लग रहा है, आप इसे सही कर दोगे, बहुत से लोग सही करेंगे ही। लेकिन यहाँ आपको मीनिंग समझना है, लो टॉक्स ये डबल मीनिंग वर्ड है। लो टॉक्स का मतलब होता है वल्गर, वल्गर, ठीक है ना। ऐसी चीजें या वैसी बातें जो सोशली प्रोहिबिटेड है, सोशली निषेध है, जिसे करना मना है, ठीक है। गाली गलौज करना या फिर गलत गलत बातें करना, यानी केवल वल्गर बातें करना ही अलाउड है। ऐसा होता है क्या लाइब्रेरी में, नहीं होता है ना। तो दैट मीन्स क्या है, ये डबल मीनिंग वर्ड है, तो आपको इसे एरर मार्क करना था, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा, नोटिस इन द लाइब्रेरी टॉक्स ओनली इन लो टोन परमिटेड। टॉक्स ओनली इन लो टोन परमिटेड मतलब केवल धीमी आवाज में बात करना अलाउड है, मीनिंग दे रहा है, तो ये होना चाहिए था यहाँ पर। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अपने अगले रूल की ओर बढ़ते हैं, दैट इज रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हमें क्या पढ़ना है, पैरेललिज्म। पैरेललिज्म में क्या होता है, सिमिलर आइडिया जो होते हैं, सिमिलर आइडियाज should follow similar pattern, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, जैसे राम सुबह उठता है, ब्रश करता है और नाश्ता कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक्शन क्या हो रहा है, उठना, ब्रश करना और खाना। यहाँ पर राम सुबह उठता है, ब्रश करता है और खाना खाता है, ये होना चाहिए, लेकिन हमने क्या कहा, खाना खा रहा है। पैरेललिज्म खुद ही एक टॉपिक है, तो इसे हम अलग से पढ़ेंगे। अभी बस यहाँ पर एक पैरेललिज्म का आप एक इंट्रोडक्शन देख लीजिए। सो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इंग्लिश में। अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश should read newspaper, write meanings of words and learning them every day। देखिए यहाँ पर रीड करना हो रहा है, राइट करना हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, लर्न करना होना चाहिए। सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए ना, दैट इज V1 V1 V1, रीड राइट एंड लर्न। लेकिन रीड राइट एंड लर्निंग हो जा रहा है, दैट इज रॉन्ग। आई होप आप समझ गए होंगे। सो अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश शुड रीड न्यूज़पेपर, राइट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड लर्न देम एवरी डे, ये सही है।
तो चलिए अब हम लोग रूल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। आप ये समझ गए होंगे रूल नंबर 5 जो है हमारा वो है ऑर्डर। ऑर्डर की बात करता है। ऑर्डर में क्या होता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम अपने पुराने ही एग्जाम्पल में देख सकते हैं। राम सुबह उठता है, नाश्ता करता है, फिर ब्रश करता है। क्या एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है यहाँ पर? नहीं हो रहा है ना। पैरेललिज्म सही है, उठना, उठता है, ब्रश करता है, नाश्ता करता है, पैरेललिज्म इज गुड, ओके, बट यहाँ पर ऑर्डर गलत है। सीक्वेंस, एक्शन का जो सीक्वेंस है वो गलत है। पहले सुबह उठता है, ब्रश करता है, फिर नाश्ता करता है, ये होना चाहिए ना। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए एग्जाम में आपको एग्जाम्पल जब मिलता है तो फिर दिमाग काम नहीं करता, लगता है कि ये तो सही है। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं। द गुआवा ट्री ग्रू अप, गैव फ्रूट्स एंड ब्लॉसम्ड। सही तो लग रहा है, गलत क्या है? ऑर्डर। द गुआवा ट्री ग्रू अप, ब्लॉसम्ड मतलब फूल खिला, एंड गैव फ्रूट्स फिर फल दिया। समझ गए? उसी तरीके से एक और एग्जांपल लीजिए। राम वेंट टू स्कूल, फाउट देयर, देन केम होम एंड द टीचर वार्नड हिम। राम स्कूल गया, लड़ाई किया, फिर घर आ गया और टीचर ने उसे वार्न किया। ऑर्डर फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो हमें चीजों को फिर से एक्सचेंज करना होगा और सही ऑर्डर में लाना होगा। क्या होगा? राम स्कूल गया, लड़ाई किया एंड टीचर ने उसे वार्न किया, देन वो घर आया। ठीक है, तो राम वेंट टू स्कूल, फाउट देयर एंड द टीचर वार्नड हिम, देन ही केम होम। आई होप आप समझ गए। तो अब रूल नंबर 6 की बात करते हैं। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 जो कहता है वो ये कि सेंटेंस में वर्ड्स की जरूरत से ज्यादा यूज नहीं की जानी चाहिए। मतलब रिडंडेंसी। रिडंडेंसी देखिए, रिडंडेंसी जो है ना एग्जाम में बहुत आता है। कभी कभी तो स्पेलिंग पूछ लिया जाता है। इसे हम लोग और भी एक चीज कहते हैं, दैट इज सुपरफ्लोज। सुपरफ्लोज ये स्पेलिंग टेस्ट में आ जाता है। इन दोनों का ही मतलब है जरूरत से ज्यादा, जिनकी जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, सो कैसे सेंटेंसेस होंगे वो एग्जांपल लेते हैं। कैन यू रिपीट अगेन प्लीज। देखिए, कैन यू रिपीट अगेन प्लीज। रिपीट का मतलब होता है फिर से, अगेन का मतलब भी होता है फिर से। तो आप फिर से क्या आप फिर से बोल सकते हैं? कैन यू रिपीट प्लीज, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज, कैन यू रिपीट द आंसर प्लीज, कैन यू स्पीक अगेन द क्वेश्चन, कैन यू प्लीज स्पीक अगेन द आंसर्स। तो इस तरीके से आपको फंसाया जाता है। ठीक है, रिपीट और अगेन साथ में यूज नहीं होगा। उसी तरीके से एक बहुत फेमस वर्ड है जो एग्जाम में हमेशा आता है, एसएससी में तो बहुत बार आ चुका है और बैंक में भी एक दो बार आया हुआ है। ठीक है, रिटर्न बैक। जो लोग प्रिपरेशन करते हैं ऑलमोस्ट सारे बुक्स में एक एग्जाम्पल तो इसका रहता ही है। ठीक है, यू शुड रिटर्न बैक इन 3 days। मतलब तुम्हें 3 दिन में वापस आना चाहिए। लेकिन रिटर्न का मतलब है वापस आना, वापस, और बैक का मतलब भी है वापस। तो वापस वापस आप 2 बार कैसे बोल सकते हो? तो इसीलिए आपको यूज कैसे करना चाहिए? यू शुड रिटर्न इन 3 days। तुम्हें 3 दिन में वापस आना चाहिए। ठीक है, या फिर यू शुड कम बैक इन 3 days। तुम्हें 3 दिन में वापस आना चाहिए। आई होप आप समझ रहे होगे। इसी तरीके से आप कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे आई कैन नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क। मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, या फिर मैं इस काम को करने में सक्षम नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए कैन का मीनिंग क्या होता है? कैन मीन्स एबल। कैन रिप्रेजेंट्स एबिलिटी, क्षमता, सक्षम हो आप, उसी को दर्शाता है वो। तो आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, ये सही है। क्योंकि कैन और एबल दोनों ही तो समर्थता का बात किया जा रहा है, क्षमता का बात किया जा रहा है, एबिलिटी का बात किया जा रहा है। दो यूज क्यों करेंगे? आई एम नॉट एबल टू डू दिस वर्क, ये भी सही है, लेकिन दोनों साथ में नहीं होगा। उसी तरीके से कुड के साथ भी हम लोग एबल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कुड भी एबिलिटी को ही बतलाता है। ही कुडंट डू दैट वर्क, मतलब वह उस काम को नहीं कर सका। लेकिन अगर आप वहां बोलते हो ही कुडंट बी एबल टू डू दैट वर्क, वो उस काम को नहीं कर सका, साउंड अच्छा कर रहा है बट ये गलत है। सही क्या होना चाहिए? ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट।
और उसको उस काम को करने में सक्षम नहीं था, या ही कुडंट डू दैट वर्क, उस काम को नहीं कर सका। आई होप आप समझ गए। अब हमारा जो नेक्स्ट रूल बचता है दैट इज क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग एक बड़ा टॉपिक है और इसे बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे देखने को मिल ही जाती है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, इस चैनल में देखिए मैं चीज़ों को बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, ऐसा यूट्यूब में अभी तक लेक्चर नहीं आया है जो स्टेप बाय स्टेप आपको इंग्लिश सिखाए, जो आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करे। तो लोगों से शेयर कीजिए जिन्हें इसकी खास कर ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।